हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस्पायरेंट्स मेरे यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस कर रहे हैं यूनियन एंड ईस्ट टेरिटरीज और इसके अलावा सिटीजनशिप भी डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। करंटली इंडिया हैज़ 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं प्रेजेंटली इंडिया के अंदर। आर्टिकल 1 कहता है इंडिया दैट इज भारत शाल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया जो कि भारत भी है, यानी अदर नेम भारत है, हिंदुस्तान नाम नहीं है। ये एक समूह है राज्यों का। द स्टेट एंड द टेरिटरी देयर ऑफ शाल बी स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट। जो स्टेट और टेरिटरीज कौन कौन सी हैं जो एक भारत को यूनियन बनाती हैं, वो फर्स्ट शेड्यूल के अंदर मेंशन है। द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल कंप्राइज ऑफ द स्टेट्स। जो टेरिटरी इंडिया की किन किन से मिलकर बनती है? स्टेट से। यूनियन टेरिटरी जो फर्स्ट शेड्यूल के अंदर मेंशन है। सच अदर टेरिटरीज एज में बी एक्वायर्ड, और उन टेरिटरी से जो भारत एक्वायर्ड करेगी या कर लिए हैं। Article 2 Parliament may by law admit into the Union or establish new states on such terms and conditions as it think fit। यानी पार्लियामेंट लॉ के थ्रू कोई भी न्यू स्टेट इस्टेब्लिश कर सकती है जैसा उसे ठीक लगेगा वैसे। बट ये जो आर्टिकल 2 है, जो इंडिया के अंदर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टेरिटरी है उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है। आर्टिकल 2 आर्टिकल 3 है उनके लिए, फॉरेन टेरिटरी के लिए, जिन्हें इंडिया परचेज करेगा, कोई गिफ्ट करेगा, किसी भी तरीके से एक्वायर्ड करेगा, उनके लिए है। आर्टिकल 3 पार्लियामेंट में बाय लॉ फॉर्म अ न्यू स्टेट by separation of territory from any state or by uniting two or more state or part of states or by uniting any territory to a part of any state। यानी कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टेट्स हैं उन्हीं की टेरिटरी में से दो राज्यों में से किसी राज्य में सेपरेट करके दो राज्यों में से मिला करके, या या राज्य टेरिटरी को मिला करके अभी, या फिर एक राज्य से दो यूनियन टेरिटरी, जैसे जम्मू कश्मीर बनाया गया था, ये इसी का एग्जाम्पल है। जम्मू कश्मीर हरियाणा पंजाब में से बनाया गया है, झारखंड वो सॉरी उत्तराखंड यूपी में से बनाया गया है। इंक्रीज द एरिया ऑफ एन स्टेट, किसी भी राज्य का एरिया बढ़ाया जा सकता है, घटाया जा सकता है। डिमिनिश द एरिया ऑफ स्टेट, और बाउंड्रीज को कम ज़्यादा किया जा सकता है, नेम चेंज किया जा सकता है। ये सब आर्टिकल 3 के अंदर है। आर्टिकल 4 क्या कहता है ये पढ़ते हैं। आर्टिकल 4 इट डिक्लेयर्स दैट इनेक्टमेंट ऑफ प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3 आर नॉट टू बी कंसिडर्ड एज अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368। ये क्या बोलता है? आर्टिकल 4 कहता है जो आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के अंदर अमेंडमेंट होगी या कौन जो पार्लियामेंट लॉ बनाएगी वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं मानी जाएगी। किसके अंडर में? आर्टिकल 368 के अंदर। याद रखना। Any law referred to in Article 2 or Article 3 shall contain such provisions for the amendment of the first schedule and fourth schedule as may be necessary to give effect to provision of the law, and may also contain such supplemental incident consequential provisions to represent the parliament in legislation of the। वही सेम चीज़ जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे। No such law as aforesaid shall be deemed to be in amendment of 368 के अंदर अमेंडमेंट काउंट नहीं होंगी। इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसिपल स्टेट्स, चलिए तो हमने पढ़ लिया भाई। यूनियन है जो इंडिया आज के टाइम में वो किन किन चीज़ से मिल के बनाए। अब पढ़ते हैं जो इंडिपेंडेंस के टाइम पे जब इंटीग्रेशन हुआ था प्रिंसिपल स्टेट्स का। एट दैट टाइम इंडिपेंडेंस इंडिया कंप्राइज टू कैटेगरीज ऑफ पॉलिटिकल यूनिट्स। उस टाइम पे कौन कौन सी पॉलिटिकल यूनिट्स थी? ब्रिटिश प्रोविंस और प्रिंसिली स्टेट्स। ब्रिटिश प्रोविंस में क्या, जिसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट डायरेक्ट रूल कर रही थी अपने रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू। एक था जिसमें प्रिंसेस थे, किंग थे, इंडिया के अंदर वो थे। बट द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 created two independent and separate dominions, India and Pakistan, and gave three options to the princely states: joining India, joining Pakistan, or remaining independent. Out of the 552 princely states situated within the geographical boundaries of India, 549 joined India and the remaining Hyderabad, Junagadh, Kashmir refused to join India। इन तीनों ने रिफ्यूज कर दिया था इंडिया को ज्वाइन करने से। कौन कौन से थे वो? हैदराबाद,
जूनागढ़ और कश्मीर। याद रखना, कई बार जीके में पूछ लिया जाता है अब भाई कौन कौन से ऐसे स्टेट्स थे जिन्होंने रिफ्यूज कर दिया था ज्वाइन करने से इंडिया को। वो हैदराबाद थे, जूनागढ़ थे, कश्मीर थे। जो हैदराबाद है उसे तो लिया तो पुलिस एक्शन के थ्रू, और इस ऑपरेशन को बोलते हैं ऑपरेशन पोलो। ठीक है। और जो जूनागढ़ है उसे उसमें हुआ था रेफरेंडम, तो उसे रेफरेंडम के थ्रू लिया था। और कश्मीर में लॉ एक समझौता टाइप था लॉ वगैरह से, तो उसके हिसाब से लिया था। चलिए, इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ था, जेवीपी कमेटी एंड एस्केदार कमीशन, ये दो कमीशन बने थे। स्टेट्स की डिमांड थी अलग अलग राज्य बनाए जाएं उस हिसाब से, तो उन सब चीज़ को ऑब्जर्व करने के लिए जेवीपी कमेटी बनी थी और एस्केदार कमेटी बनी थी। आंध्र प्रदेश वाज द फर्स्ट स्टेट टू बी क्रिएटेड ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस ऑन 1 अक्टूबर 1953। 1953 में 1 अक्टूबर को जो पहला राज्य बना था वो आंध्र प्रदेश था, जिसे भाषा के आधार पर बनाया गया था। और याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें डेट पूछ ली जाएगी कब बना था, 1953 में। ये तो जनरली हम सभी जानते हैं आंध्र प्रदेश बना है, डेट पूछ ली जाएगी, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। Justice Fazal Ali Commission, the creation of Andhra state intensified the demand from other regions for creation of states on linguistic basis. This forced the government of India to appoint in December 1953 a three-member state reorganization commission under the chairmanship of Fazal Ali to re-examine the whole question. Its other two members were K.M. Panikar and H.N. Kunju. इसमें क्या था, जब आंध्र प्रदेश राज्य बन गया था तो पूरा भारत से जहाँ भी अलग अलग भाषा बोली जा रही थी अलग अलग डिमांड उठने लग गई। अब हमें भी राज्य बनाना है, भाषा एक राज्य एक भाषा, इस तरह से डिमांड उठने लग गई थी। तो उसके देखते हुए गवर्नमेंट ने क्या किया था, एक कमीशन बनाया था जिसे लीड किया था जस्टिस फजल अली ने लीड किया था। उसे इस वजह से फजल अली कमीशन कमीशन भी बोला जाता है। इसके दो और मेंबर थे, जो कौन थे, वो कैम पनीकर और एच एन कुंजू, ये दोनों उसके मेंबर थे। इसने फिर अपनी रिपोर्ट कब सबमिट की थी, इसने सबमिट की थी अपनी रिपोर्ट सितंबर 1955। इसने क्या देखा कि एक एक्सेप्ट किया, इसने क्या चीज, लैंग्वेज एज द बेसिस ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। इसे रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स में लैंग्वेज को इन्होंने मान लिया, बेस मान लिया। बट रिजेक्ट द थ्योरी ऑफ, इन्होंने उस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया था जिसको लोग डिमांड कर रहे थे, एक भाषा एक राज्य। इट व्यूज was that the unity of India should be regarded as the primary consideration in any redrawing of the country's political unity। इन्होंने देखा कि भाई जो यूनिटी है कंट्री की वो फर्स्ट प्रेफरेंस होगी हमारी, उसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने जो थ्योरी थी वन लैंग्वेज वन स्टेट, इसे रिजेक्ट कर दिया था। क्योंकि इस चीज़ से क्या होता है भाई, एक भाषा एक राज्य, तो लोगों में नफरत फैलती है। क्योंकि एक भाषा पे एक राज्य बन गया तो एक दूसरे राज्य से लोगों में नफरत होती है, भाई उसमें ये भाषा बोलने वाले लोग, तो यूनिटी नहीं होती। जैसे आज यूनिटी देखने को मिलती, उस तरह की यूनिटी देखने को नहीं मिलती। फिर सिटीजनशिप देखते, प्रोविजन ऑफ सिंगल सिटीजनशिप, दैट इज द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया इज प्रीवेलेंट इन इंडिया। According to Indian Citizenship Act 1955, the Indian citizenship can be acquired by the following words given below। जो 1955 जो सिटीजनशिप एक्ट है उसमें मेंशन है किस तरह से सिटीजनशिप ली जा सकती है और किस तरह से लॉस की जा सकती है। अभी वो हम बताते हैं किस तरह से ली जाती है, डिस्कस करते हैं। चलिए, बाय बर्थ, सिटीजनशिप बाय बर्थ मिल सकती है, बाय रजिस्ट्रेशन मिल सकती है, बाय डिसेंट, बाय नेचुरलाइजेशन, बाय इनकॉर्पोरेशन। याद रखना, क्वेश्चन आ सकता है पेपर में इस तरह से, इनमें से कौन सा मेथड नहीं है सिटीजनशिप लेने का, या फिर आ जाएगी इनमें से कौन सा एक ऐसा मेथड है जिससे सिटीजनशिप लॉस हो सकती है। इस तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखते हैं किस तरह से ख़त्म की जा सकती है, लॉस हो सकती है। बाय रिनंसिएशन, यानी कोई अपनी विलिंग से छोड़ दे, या टर्मिनेशन यानी टर्मिनेट हो जाएगी अपना आप जब कोई किसी दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप लेगा, या फिर डेप्रिवेशन यानी खुद भारत सरकार छीन ले उससे सिटीजनशिप।
ये जनरली देखने को मिलता है टेररिस्ट लिंक वगैरह में। जैसे हमने जाकिर नायक से इंडियन सिटीजनशिप छीनी हुई है, वो इंडियन सिटीजन था लेकिन उसे सिटीजनशिप छीन ली थी हमने। अब देखते हैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सिटीजनशिप मेंशन है वो पार्ट 2 में आर्टिकल 5 to 11 के अंदर मेंशन है। ये बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। इन आर्टिकल्स के अंदर कौन सा सिटीजनशिप प्रोविजन डिस्कस है, वो है इंडिपेंडेंस के टाइम का, जिस टाइम भारत पाकिस्तान से माइग्रेशन हो रहा था उन चीज को डिस्कस किया गया है इसमें। इसमें आर्टिकल 11 थोड़ा देखने लायक है, उसे मैं आपके लिए बता देता हूँ। आर्टिकल 11 outlines how parliament might govern the right to citizenship through legislation। ये पार्लियामेंट के पास पावर है, वो सिटीजनशिप के लिए लॉ बना सकती है, वो आर्टिकल 11 के अंदर मेंशन है। टाइम टू टाइम चेंज भी कर सकती है सिटीजनशिप, सिटीजनशिप दे भी सकती है किसी के लिए भी। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बता दूं, पाकिस्तान का सिटीजन अगर इंडिया की सिटीजनशिप लेना चाहे तो वो नहीं ले सकता। यह इम्पोर्टेंट पॉइंट है, नोट करके रखना। जो पाकिस्तान का सिटीजन है वो इंडिया की सिटीजनशिप नहीं ले सकता। लेकिन फिर आप बोलेंगे अदनान सामी पे इंडियन सिटीजनशिप है। उन्होंने पहले क्या किया था, पाकिस्तान की सिटीजनशिप छोड़ के कनाडा की सिटीजनशिप ली थी। तो वो कनाडा का सिटीजन हो गया, जब उसे कनाडा की सिटीजन मिल गई तो सिटीजनशिप मिल गई, तो फिर उसके बाद उन्होंने इंडिया की सिटीजनशिप के लिए अप्लाई किया था। इस वजह से हमने पाकिस्तानी सिटीजन के लिए नहीं, कनाडा के सिटीजन के लिए सिटीजनशिप दी थी। याद रखना, पाकिस्तानी सिटीजन डायरेक्ट इंडियन सिटीजनशिप नहीं ले सकता। चलिए देखते हैं एनआरआई कौन होते हैं। बहुत बार सुनते हैं एनआरआई एनआरआई। An NRI is a citizen of India who holds an independent Indian passport and has temporarily immigrated to other countries either for employment or education or any other purposes। ये जो एनआरआई होते हैं, नॉन रेजिडेंट्स ऑफ इंडियन होते हैं, दूसरे देशों में जॉब के लिए, पढ़ाई के लिए, किसी काम करने के लिए गए। हम अपने आसपास से जरूर देखते होंगे, कोई कहीं गया हुआ है, कोई कहीं, कोई अमेरिका, कोई यूके, कोई ऑस्ट्रेलिया, कोई या किसी अदर यूरोपियन कंट्री या फिर अरब कंट्रीज के अंदर जनरली 4-5 जगह पे ही जाते हैं इंडियंस। तो हमारी फैमिलियों में से किसी ना किसी, कोई ना कोई मेंबर जरूर गया होगा। उन्हें बोलते हैं नॉन रेजिडेंस इंडियन, यानी सिटीजनशिप उनके पास इंडिया की ही होती है, लेकिन वो वर्क करने के लिए यानी कि स्टूडेंट वीज़ा पे या जॉब वीज़ा पे इस तरह से गए होते हैं वो बाहर जॉब करने के लिए। चलिए ओवरसीज इंडियन देखते हैं ये क्या होते हैं। अकॉर्डिंग टू द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003, एन ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया इंक्लूड्स अ पर्सन। कौन होते हैं ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडियन ओरिजिन बीइंग अ सिटीजन ऑफ स्पेसिफाइड कंट्री। कोई इंडियन ओरिजिन का है, वो स्पेसिफाइड कंट्री, किसी भी स्पेसिफाइड कंट्री का सिटीजन है, वाज अ सिटीजन ऑफ इंडिया इमीडिएटली बिकमिंग अ सिटीजन ऑफ अदर कंट्री एंड रजिस्टर्ड एज ओवरसीज सिटीजन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी कोई सिटीजन था इंडिया का, लेकिन उसने अचानक किसी दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप ले ली, तो उसे भारत सरकार ने ओवरसीज सिटीजन के अंदर रजिस्टर्ड कर लिया। अब देखते हैं उनका पासपोर्ट कैसा होता है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का पासपोर्ट है इस तरह से, उस पर लिखा होता है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। और जो नॉर्मल पासपोर्ट होता है उस पर सिटीजनशिप सिटीजन ऑफ इंडिया लिखा होता है। अब एक क्वेश्चन आ रहा होगा आप लोगों के दिमाग, जो एनआरआई होता है, नॉन रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया, उनके पासपोर्ट पे क्या लिखा होता है। जो नॉन रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया होते हैं वो सिटीजन इंडिया के ही होते हैं, तो उन पर कुछ नहीं लिखा होता। वो नॉर्मल पासपोर्ट जो होता है इंडियंस का वही होता है, सिटीजन ऑफ इंडिया ही लिखा होता है उस पर। थैंक यू फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमें इस तरह से पढ़ाने में भी थोड़ा मज़ा नहीं आता जब तक आप लोगों से डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं हो सकती, कि हम लाइव आएंगे तो आप लोगों से फेस टू फेस बात कर सकते हैं। क्योंकि हम फिर फेस दिखाकर उस हिसाब से वीडियो बनाएंगे, आप लोगों के साथ लाइव क्लासेस करेंगे। क्योंकि 1000 सब्सक्राइबर जब तक नहीं हो सकते हम लाइव क्लास कर नहीं सकते, क्योंकि यूट्यूब की पॉलिसी है और हम कोई इलीगल सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं करना चाहते, क्योंकि उससे हम लोगों का नुकसान होगा। थैंक यू फ्रेंड्स।